Heartily welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. I am speaking Stella from the CA Sansar. So today we are going to talk about very interesting topic which is a GST harassment. For that we having a CA Mohit sir. नमस्कार मैम। Thank you so much sir to joining us and also giving your valuable time. Before we further ado, I having a smallest request to all of you those are watching us to subscribe our YouTube channel and do not forget to like, share and comment. Now sir, I would like to invite you to share the thoughts on the today topic. Thank you very much, Stella, and warm welcome to all the viewers who are watching this. Uh, आज जितने भी प्रोफेशनल्स हैं और जितने भी हमारे बिजनेसमैन्स हैं जो कि इस चीज को एग्री करेंगे मेरे साथ कि जीएसटी जो है वो गुड एंड सिंपल टैक्स के नाम से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को गुड्स एंड सिंपल टैक्स के नाम से गवर्नमेंट ने बताया था। और जब ये लेकर के आए थे तो बहुत ही सिंपल, वन नेशन वन टैक्स और सिंपल और इजी टू हैंडल और इजी टू यूज के करके जो है इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए जीएसटी को लेकर के आया गया था। बट नाउ 2017 से लेके 2025 तक 8 सालों में वी कैन वेरी मच एग्री दैट जीएसटी डिपार्टमेंट्स आर फोकसिंग ऑन जीएसटी इवेजन, दैट इज वेरी गुड। बट उसकी आड़ में जो बोनाफाइड बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर भी अननेसेसरी प्रेशर बन रहा है। उनको वर्किंग कैपिटल में दिक्कत हो रहा है। जब डिपार्टमेंट को बार बार बिना वजह फेस करना पड़ता है तो उनके व्यापार में समय नहीं दे पाते हैं। और वी इन अवर इंडिया वी हैव फैमिलीज जहां पर बिजनेस एक ही आदमी संभाल रहा है, छोटे बिजनेसेस को एक ही आदमी संभाल रहा है, उसकी अपनी दुकान है जिस पर वो बैठता है। तो आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं लेकर के आया हूँ। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सब इन सब बातों से सहमत करेंगे कि कैसे जीएसटी डिपार्टमेंट हमारे पे प्रेशर बनाता है और बोनाफाइड बिजनेसमैन को किस प्रकार से जीएसटी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ताकि हमारा जो वीडियो है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि एक वेकअप कॉल इस दिशा में भी जाए जहां पर प्रोफेशनल्स को पता है कि क्या दिक्कतें आती हैं, बिजनेसमैन को पता है क्या दिक्कतें आती हैं, तो सरकार तक भी जो है उनकी आवाजों को हम पहुंचाने का काम करें, इसी उद्देश्य से कि ये एक माइलस्टोन साबित करें कि सही में जो माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको जो डिपार्टमेंट सख्ताई करे, डेट इज गुड। बट जो बोनाफाइड बिजनेसमैन है, जिन्होंने ग्रोथ अपना करना है, जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, टाइमली अपना टैक्स पे कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बट उनको भी किस प्रकार से डिपार्टमेंट का फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम आता है, वो सब आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और उसके लिए हमने 10 सैंपल कलेक्ट करे जो रेगुलर बेसिस पर हम देखते हैं, प्रोफेशनल्स भी देखते हैं, फेस करते हैं, और उन्हीं के ऊपर कुछ केस लॉज भी हमने निकाले जिसकी समराइज आज हम इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत बड़ा हेल्प होगा आगे भी डील करने के लिए, डिपार्टमेंट को भी पता लगे कि किस प्रकार से जो है चीजें चल रही हैं। तो जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन तो दे ही दी है कि हमारी रियल प्रैक्टिसेस में और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है इस चीज के, उसके ऊपर देखना चाहिए। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रॉमिस ऑफ सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। However, ground reality shows that systematic loopholes and discretionary powers have created situation where honest businessmen feel harassed and forced because डिपार्टमेंट के ऊपर या ऑफिसर के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है कि अगर उसने कोई गलत प्रक्रिया को अपना लिया, कोई गलत उसने लॉफुली वर्क नहीं किया अगर उसने, तो उसके ऊपर कोई जवाबदेही उसकी नहीं बनती। अगर कोई बिजनेसमैन कानून का उल्लंघन करता है या जो रूल्स सेट कर दिए गए उसके हिसाब से नहीं चलता है तो देयर आर प्रोविजन, उसके खिलाफ में प्रोविजंस हैं। बट अगर टेबल को बदल दिया जाए, टेबल की दूसरी साइड चला जाए, तो अगर कोई ऑफिसर रूल्स के हिसाब से ना चले, कोई ऑफिसर उनमें मिस्टेक करे जिसके जिसके हिसाब जिसकी वजह से जो है बिजनेसमैन को भुगतना पड़ता है, हरासमेंट होता है, उसके लिए
देयर इज नो प्रोविजन इन आवर जीएसटी एक्ट। तो मैंने लिखा द आर्टिकल एक्सप्लेन हाउ जीएसटी करप्शन प्रैक्टिकली ऑपरेट्स, द प्रेशर पॉइंट्स यूज्ड एंड व्हाट कैन रियलिस्टिकली बी डन टू स्टॉप इट। तो जो 10 कॉमन वेज हैं जीएसटी ऑफिसर्स जिसके कारण बिजनेसमैन पर प्रेशर बनता है, तो सबसे पहला जो इस श्रृंखला में आता है वो है थ्रेट ऑफ शो कॉज नोटिस। अब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मांगता है कि हमें आप कुछ इंफॉर्मेशन दे दो। 2B 3B मिसमैच हमारा चल रहा है, R1 हमारा 3B के साथ मिसमैच होता है, या हमारा आईटीसी मिसमैच होता है, तो डिपार्टमेंट जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको बुलाता है और बाद में बोलता है कि आपको शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगा। तो उस केसेस, उस डर से भी जो है बार बार बुलाता है, बार बार बिजनेसमैन को या प्रोफेशनल्स को हराश करता है। और एक केस भी इसके ऊपर देखा गया था, जीएसटी झांसी ब्राइबरी जो एक रैकेट है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली पकड़ा था, जिसमें 1.5 करोड़ का डिमांड मांगा गया था। 70 लाख रुपए ऑन हैंड बरामद हुए थे। ऑफिसर जो अरेस्ट किया गया था इस केस में वो प्रभा भंडारी थे, अनिल तिवारी जीएसटी सुपरिटेंडेंट थे और अजय कुमार शर्मा थे सीजीएसटी सुपरिटेंडेंट। और एग्रीव्ड आउटकम क्या था, सीबीआई ने पकड़ा उनको 1.5 करोड़ रुपए मांगने, ब्राइब मांगने के उसमें, और उन्होंने जो है जीएसटी इवेजन का जो है एक फॉल्स एलिगेशन बिजनेसमैन पर लगाया था। अब दूसरा जो एक एग्जांपल है आज के टाइम पे जो हम देखते हैं कि ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी। अब डिपार्टमेंट के पास एक पावर है, एक अथॉरिटी है कि वो आपके आईटीसी जो पोर्टल पर पड़ा है उसको ब्लॉक कर देता है। उससे होता क्या है, बिजनेसमैन उस आईटीसी का यूज अपनी आउटपुट लाइबिलिटी के लिए नहीं कर पाता, तो उसको अपनी लाइबिलिटी कैश पे करनी पड़ती है और आईटीसी उसका फ्लैग हो जाता है। बट द प्रॉब्लम इज डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई रिलेवेंट प्रोसीजर नहीं है जिससे उसको कंफर्म लगे कि ये आईटीसी पक्का फ्रॉडुलेंट है, और वो टेंटेटिव बेसिस पर या प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर कि आईटीसी बहुत ज्यादा पड़ा है, आईटीसी रिस्की है, तो इसको एक बार फ्लैग कर लेते हैं, रोक लेते हैं, और बिजनेसमैन जो उसका क्लियर करेगा उसके बाद ही उसको आईटीसी खोलेंगे। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और इसके ऊपर भी एक केस लो हमारे पास है जिसमें मैसर्स ट्रैको वायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बालाजी सेल्स कॉर्पोरेशन का ये केस लो है, जिसमें 29,90,000 रुपए का आईटीसी जो है वो ब्लॉक कर लिया गया, क्रेडिट लेजर के अंदर रोक दिया गया। और डिपार्टमेंट ने उसको क्या किया, शो कॉज नोटिस दे दिया कि पहले ये बताओ कि क्या आईटीसी आपका ये फ्रॉडुलेंट क्यों ना साबित कर दिया जाए। तो एक बिजनेसमैन के लिए जो उसका आईटीसी होता है वो होता क्या है, जो उसने अपने परचेजेस के ऊपर टैक्स की पेमेंट करी है। यानी कि मैं माल तो 100 रुपए का खरीद करके लाया हूं, पर अगर 18% जीएसटी है तो मैं 18% ज्यादा दे करके आया हूं। जब मैं उस 118 के माल को आगे प्रॉफिट लगा करके बेचूंगा तब मेरे को वो 18 रुपए का बेनिफिट अपनी लाइबिलिटी में से मिलेगा। बट अगर आप मेरा वो 18 का क्रेडिट मेरे को माल की बेचते टाइम नहीं लेने दोगे, जो कि सोल है अपने जीएसटी एक्ट का कि इजी फ्लो ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, वो अगर डिपार्टमेंट उसी पर आड़ लगा देगा तो ब्लड जो है वो रुक जाएगा। उस केस में क्या होगा, आईटीसी परचेज पर भी पे करके आ रहा हूं कैश, और मैं सेल की लाइबिलिटी को भी कैश पे करूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने मुझे मना कर दिया कि आप परचेज का आईटीसी का क्रेडिट नहीं ले सकते। और उसका रीजन क्या है, जस्ट प्रोबेबिलिटी कि उन्हें लग रहा है कि मेरा आईटीसी फ्रॉड हो सकता है। बट देयरफॉर दिस इज अ बिग बिग बिग, हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। डिपार्टमेंट को, बिजनेसमैन को ये इस प्रकार से हरासमेंट नहीं करना चाहिए। आईटीसी जो है वो ब्लड है जीएसटी का, अगर वो उसका फ्लो रुक जाएगा तो सब कुछ रुक जाएगा। देयरफॉर शो कॉज नोटिस जाए, उससे जो आप मांगा जाए, बट उसके क्रेडिट लेजर को बिना किसी रीजन के रोक देना, बिना किसी प्रूवन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रोक देना, दैट इज रॉन्ग। तीसरा जो आता है वो ये आता है कि डिपार्टमेंट जो है बार बार सम्मन आपको जो है इशू करता है या फिर नोटिस इशू करता है और कहता है कि आप मैनुअली जो है मुझको विजिट कीजिए। हालांकि जीएसटी पोर्टल पर नोटिस अपलोड होता है, रिप्लाई पोर्टल पर दिया जा सकता है, बट डिपार्टमेंट फोर्सेस कि आप आओ मुझसे फिजिकल मीट करो और उसके बाद ही मुझे आप अपनी बात को बताओ। डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल लोग भी चक्कर लगाते हैं। समटाइम्स डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं मुझे तो रियल ओनर से मिलाओ, तो वो भी जाता है और उसके बाद भी उसका केस क्लोज नहीं किया जाता। उसी एक पर्टिकुलर नोटिस की वजह से उसको बार बार बुलाया जाता है
और ये बात हम इस केस लॉ से इसको प्रूव किया जा सकता है। गुजरात हाई कोर्ट का भी एक केस लॉ है जिसमें क्या हुआ था, मल्टीपल सम्मन इशू कर दिए सेक्शन 70 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। सेम ट्रांजैक्शन को रिपीटेडली बार बार पूछा गया, फाइनल डिसीजन और फाइनल क्लोजर नहीं दिया गया, और बिजनेसमैन को बोला गया कि बार बार आओ मेरे पास, और इतना ही नहीं, सुबह बुलाते शाम को छोड़ते, सुबह बुलाते शाम को छोड़ते। तो सम्मन का जो ताकत है, कोर्ट ने बताया, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए है, हरासमेंट के लिए नहीं है। आप उसको सम्मन दो, जो जानकारी चाहिए वो मांगो, वो प्रोड्यूस करेगा। उसको आप मींस मोड ऑफ मीन से नहीं रोक सकते। अगर ऑनलाइन आपने सम्मन दिया है तो ऑनलाइन वो उसको दे देगा। अच्छा, सम्मन के अंदर जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, पर्सन अगर बिजनेसमैन या प्रोफेशनल वो सबमिट करने के लिए जा रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ, और उसने सारे रिटर्न में उसका आंसर बना लिया है, रिटर्न में डॉक्यूमेंटेशन वो दे रहा है, तो डिपार्टमेंट शुड एक्सेप्ट एंड फ्री इट। लेकिन वर्बल इन्वेस्टिगेशन जो है, जो 2-2, 4-4, 6-6 घंटे जीएसटी डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं, दैट इज कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में वो एक हरासमेंट का रूप ले लेता है। रिपीटेड सम्मन्स ऑन द सेम इशू विदाउट प्रोग्रेस इज अब्यूज ऑफ पावर, की फाइंडिंग है ये। और ऑफिसर मस्ट अप्लाई माइंड बिफोर इशूइंग सम्मन। तो आज के टाइम में हम ये कह सकते हैं कि बार बार सम्मन देना सेक्शन 70 का दुरुपयोग डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। डिले इन रिफंड्स, अब सेक्शन 18 में स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो नंबर 4 पे हमारे पास है डिले इन रिफंड्स। रिफंड जो है सेक्शन 18 में जीएसटी में हमारे को एक पावर दिया गया कि अगर कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, कोई एक्सपोर्ट का केस है जिसमें बिजनेसमैन ने परचेज के टाइम में जीएसटी पे कर दिया, लेकिन पता है कि प्रैक्टिकली वो उसको अपनी लायबिलिटी से सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, तो लॉ ने बताया कि आप रिफंड भी अपने जीएसटी का ले सकते हो। अब उसका प्रोसेस क्या है, वो जिस महीने का होता है उससे 2 साल के अंदर अंदर रिफंड को अप्लाई करना होता है। जनरली हम सबको ये बात पता है, प्रोफेशनल्स को पता है। अब होता क्या है, रिकॉर्ड सबमिट हो जाती है, डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, अप्लाई हो जाता है, बट रिफंड टेक्निकली जो है वो एलिजिबल भी होता है। ऑब्जेक्शंस जो होते हैं वो अननेसेसरीली रेज किए जाते हैं, और साइलेंट मैसेज होता है कि फाइल मूव हो सकती है। रिफंड डिले हिट्स एक्सपोर्टर्स एंड एमएसएमई हार्डेस्ट। अब केस लो से समझ लेते हैं इसी बात को। ये केस लो था अमित कॉटन इंडस्ट्रीज वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ जीएसटी, वेरी फेमस केस लो, जिसका जजमेंट डेट जो है 2019 का है। रिफंड को टेक्निकली जो है एलिजिबल था, ऑब्जेक्शंस रेज किए गए, रिफंड जो है विद हेल्ड किया विदाउट फाइनल डिसीजंस, और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन साफ था कि आप इंडेफिनेटली डिले नहीं कर सकते, आपको रीजंस या ऑब्जेक्शंस राइटिंग में रिकॉर्ड करने चाहिए। सी, अगर कोई जेन्युइन केस है जिसमें बिजनेसमैन या जिसने रिफंड लिया वो कोई बोगस या फ्रॉड ले रहा है, तो डिपार्टमेंट कैन स्ट्रांगली से इट। बट जहां डिपार्टमेंट के पास कोई जवाब ही नहीं है क्यों मैंने इस रिफंड को रोक के रखा है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि बिजनेसमैन बोनाफाइड है, डिपार्टमेंट की यहाँ पर गलती है। अब सेक्शन 74 का मिसयूज, ये तो एक ऐसी चीज है जो जग जाहिर हो चुकी है। वी हैव टाइमलाइंस फॉर इशू द नोटिस, तो 73 की टाइमलाइन निकल जाएगी तो 74 के लिए डिपार्टमेंट जो है चला जाता है। अब 73 और 74 में एक मेजर डिफरेंस ये है कि 73 का जो ऑर्डर होता है वो क्लैरिकल मिस्टेक के लिए होता है, वो बोनाफाइड मिस्टेक के लिए होता है, और सेक्शन 74 जब डिपार्टमेंट इनिशिएट करता है तो इसका मतलब बिजनेस ने फ्रॉड किया है, इंटेंशनली वो जो गलत काम है बिजनेसमैन ने किया है। बट आज की डेट में हो क्या रहा है, जहां डिपार्टमेंट को पता लगता है कि मैं 73 नहीं इशू कर सकता, वहां वो 74 कर देता है, जिससे कि वो अपील का मैटर बनता है। और अगर मैं सही हूं तो अगर हम निकालेंगे कि कितनी अपील्स जो हैं सिर्फ 73 और 74 के झगड़े के लिए है, तो हमें न्यूमेरियस इन थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स हमें ऐसी अपील पैन इंडिया मिलेंगी जिसमें सिर्फ 73-74 का झगड़ा है। और अगर अपील में 74 वाले को 73 कर दिया जाए तो डिपार्टमेंट के पास तो ताकत ही नहीं थी 73 का नोटिस जारी करने की। इससे साफ साफ पता लगता है कि एक धारा यानी कि सेक्शन 74 का किस प्रकार से डिपार्टमेंट मिसयूज कर रहा है। केस लो था सेक्शन 74, इस केस में इवोक हुआ, एलिगेशन हुए फ्रॉड के विदाउट एविडेंस, इशू वाज क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट।
क्लासिफिकेशन मतलब HSN कोड, जीएसटी रेट सेम है, HSN कोड किसी का कुछ लग गया तो सेक्शन 74 इवोक कर दिया गया है। मेयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। अगर मेरी 100 रुपए की लाइबिलिटी है, मैंने 90 पे कर दी, वो मैं फ्रॉड मान लूंगा। मेरी 100 रुपए की लाइबिलिटी है, मैंने 100 रुपए ही पेमेंट करी है, सिर्फ मैंने उसकी क्लासिफिकेशन गलत कर दी, तो मैं सेक्शन 73 में कवर करता हूँ। दिस इज व्हाट कोर्ट सेड, और डिपार्टमेंट को बोला कि सेक्शन 73 में प्रोसीड करो। अब 73 में प्रोसीड करने के लिए सेक्शन 73 की भी एक सर्टेन टाइमलाइन है। अगर वो निकल चुकी थी तो आप सेक्शन 73 में नोटिस नहीं दे सकते थे, फिर आपने सेक्शन 74 में नोटिस दे दिया ताकि बिजनेसमैन को हरासमेंट हो। इसी में एक केस लॉ और है, यानी कि सेक्शन 73 74 वाले पे हम एक केस लॉ और देख सकते हैं। वो केस लॉ ये है, शो कॉज नोटिस इशू किया गया, वही रॉन्गफुल आईटीसी का उस पर जो है एलिजमेंट था, और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था, यूज ऑफ वर्ड फ्रॉड विदाउट फैक्चुअल फाउंडेशन इज अनसस्टेनेबल। तो यही सेक्शन 74 और 74 जग जाहिर है कि ये भी एक तरीका है डिपार्टमेंट के पास हरासमेंट करने के लिए। नंबर 6 पे हमारे पास आता है कि बैंक अकाउंट को अटैच कर लेना, यानी कि आज के टाइम में प्रोफेशनल्स से अगर हम बात करेंगे तो सब ये कह रहे कि किसी न किसी की क्लाइंट को सीधा बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के ये पता लगता है कि जीएसटी वालों ने बैंक का खाता सीज कर दिया, उसके पास कोई नोटिस नहीं आ रहा है, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, कोई ROBH रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको नहीं दिया जा रहा है, सीधा बैंक अकाउंट सीज करा जा रहा है और नोटिस देके डिपार्टमेंट कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है। अप्रैल 2025 का केस लो है, बैंक अकाउंट को प्रोविजनली अटैच कर दिया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और जीएसटी इवेजन कितने का था, 15 करोड़ रुपए का। अटैचमेंट वाज मेड ड्यूरिंग ऑनगोइंग एडजुडिकेशन विदाउट ए फाइनल ऑर्डर, और हेल्ड क्या हुआ, सच कंप्लीट अटैचमेंट ड्यूरिंग एडजुडिकेशन वाज अनजस्टिफाइड एंड एक्सेसिव। अटैचमेंट वाज चैलेंज्ड एंड द हाई कोर्ट रिव्यूड लीगलिटी, और जब हाई कोर्ट ने इसको रिव्यू किया तो हाई कोर्ट ने भी यही बोला था कि भैया आप प्रोविजनली अटैच कर रहे हो, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है आपके पास किसी बिजनेसमैन के खिलाफ तो ये उसका कैश फ्लो क्यों रोक रहे हो। एक जो हमने पढ़ा था आईटीसी ब्लॉकेज का, दूसरा बैंक अकाउंट सीज का, बोथ अफेक्ट डायरेक्टली कैश फ्लो ऑफ द बिजनेसमैन और उसकी चिंता को बढ़ाते हैं। अननेसेसरीली बिना कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के, बिना कंप्लीट डॉक्यूमेंट एविडेंसेस के बैंक अकाउंट को सीज करना या आईटीसी को ब्लॉक करना, बोथ आर इन सेम पेज, बोथ आर सेम क्राइम। रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन प्रेशर, अभी थोड़े दिन पहले ही गवर्नमेंट ने नया एसओपी जारी किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि रजिस्ट्रेशन को स्मूथ किया जा सके, फास्ट किया जा सके। उसकी भी अगर हम आधारशिला देखेंगे तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने सरकार से गुहार लगाई थी कि भैया जीएसटी हमें टाइम से नहीं मिल रहा, और स्मॉल बिजनेसमैन जिसका काम जीएसटी रजिस्ट्रेशन से ही स्टार्ट होगा, अगर उसको जीएसटी ही नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलेगा, तो वो बिजनेस कैसे करेगा। अब कोई क्लैरिफिकेशन मांग ली गई कि रजिस्ट्रेशन में ये कमी पेशी है, तो हम आज के टाइम में न्यूमेरियस टैक्स लॉज एसोसिएशन से बात करते हैं तो पता लगता है कि जो मांगी जाती है डिटेल वो अननेसेसरी होती है। कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की कॉपी मांग रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि बिजनेस ओनर का नाम मैच होना चाहिए, आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम कैंसिल कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दे आर न्यूमेरियस और बेसलेस फैक्टर्स जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा रहा है। एक केस 2 नवंबर 2025 में आया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पीछे की डेट से कैंसिल कर दिया, सितंबर 2025 से, विदाउट प्रॉपर नोटिस डिटेलिंग रीजंस। अब जब तक कोर्ट क्या कहती है कि आपके पास क्लियर रीजंस डिस्क्लोज नहीं करता है, जब तक शो कॉज नोटिस आप नहीं दोगे, प्रॉपर क्लियर रीजंस नहीं लोगे बिजनेसमैन से, तो फिर आप उसका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल करते हो। और कोर्ट ने बोला कि फ्रेश इंस्पेक्शन होगी और हियरिंग होगी, जब ये कोई कैंसिलेशन एक्शन लिया जा सकता है। नंबर 8 पे हमारे पास है कि कागज ही इतने मांग लेते हैं डिपार्टमेंट। हम देखते हैं कि 5-5 6-6 साल का स्क्रूटनी एक साथ लगता है। जीएसटी स्क्रूटनी जब भी लगता है तो 5 साल, 4 साल, 3 साल, 6 साल, इतना इकट्ठा डिपार्टमेंट डाटा मांगता है। उसके बाद भी डिपार्टमेंट कई बार देखने में आता है, वो कहता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से साइन करो, दोबारा से स्टैंपिंग करो, सारे इनवॉइसेस की हार्ड कॉपी की फोटोकॉपी दो,
सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट के लिए। डिजिटल इंडिया का जमाना है, डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल है, जीएसटीआर 2 भी है, जिससे पता लगता है कि सामने वाले ने मेरे पास ये बिल चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया है। फिर भी हार्ड कॉपी और दोबारा से उसकी फोटोकॉपी चाहिए, और उस फोटोकॉपी को दोबारा से वो है साइन करके दें। बैंक स्टेटमेंट्स की हार्ड कॉपी सबमिट कराएं। ओल्ड रिकॉर्ड मल्टीपल ईयर्स के लिए एक साथ चाहिए। अननेसेसरी डाटा फोटोकॉपीज दोबारा से चाहिए। तो ये उसके बाद भी डिपार्टमेंट कहता है मुझे दोबारा चाहिए, और डिपार्टमेंट में आप ये चीज देखेंगे कि वो रिसीविंग तक नहीं देते हैं उस कागज का। तो 2024 में इस प्रकार से केस लॉस हमारे पास इससे रिलेटेड भी आए कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो है पुराने इनवॉइसेस मांगे, 5-6 साल पुराने मांगे, और ऑब्जेक्टिव जो था वो सिर्फ ये था, हरासमेंट इंक्वायरी ऑब्जेक्टिव नहीं था। डिपार्टमेंट कैन नॉट डिमांड रिडंडेंट डॉक्यूमेंट्स मेरली टू एग्जॉस्ट और कोर्स अ टैक्स पेयर। यही कोर्ट ने जो है इस केस में भी बोला। ओरल इंस्ट्रक्शंस की अब जब बात करते तो एम्बिगियस ओरल इंस्ट्रक्शन इज आल्सो अ केस, जहां पर कोई रिटर्न डायरेक्शन नहीं है, सब कुछ जो है बोल करके बोला जाता है, रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है। इससे ऑफिसर जो है वो अनअकाउंटेबल हो जाता है। 2023 में केस लो था, जीएसटी ऑफिसर ने बोला वर्बली कि एक एडिशनल आईटीसी रिकॉर्ड आप दो, और शो कोज नोटिस में नहीं बोला। टैक्स पेयर ने कंप्लाई कर दिया, क्योंकि प्रेशर होता है, डिपार्टमेंट जब फोन से भी बोलता है तो मानना पड़ता है। बाद में ऑफिसर ने डिमांड किया मोर डिटेल्स, बट राइटिंग में कुछ नहीं था। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन यही है कि जो भी कम्युनिकेशन बिजनेसमैन और डिपार्टमेंट के बीच में होता है फॉर शो कोज नोटिस, वो सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए, और रिटर्न में ही अपना क्वेश्चन पूछे, रिटर्न में ही बिजनेसमैन अपना रिप्लाई उसको सबमिट करे। तो दिस इज अ केस ऑफ हरासमेंट आल्सो। और नंबर 10 जो है वो लिटिगेशन का फियर है कि आपका हम तो ऑर्डर बना देंगे। हर डिपार्टमेंट ऑफिसर के डिपार्टमेंट के अंदर जो है एक ये है कि हम तो ऑर्डर कर देंगे। अगर कोई शो कॉज नोटिस दिया और हमने उसका रिप्लाई कर दिया, डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं है, तो वो उसका ऑर्डर कर देगा, और फिर अपील में जाओ आप, कोर्ट में जाओ आप, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट में जाओ या सुप्रीम कोर्ट में जाओ। स्मॉल बिजनेसमैन फॉर एग्जाम्पल, किसी का केस है 50,000 रुपए का, पेनल्टी है 50,000 रुपए की, लेकिन वो बोनाफाइड है, और अगर ईटीओ लेवल पर या डिपार्टमेंट के फर्स्ट लेवल पर शो कॉज नोटिस जहां उसको दिया गया, वहां अगर उसकी सुनवाई नहीं होती तो उसको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, तो उसको 10% तो जमा कराना पड़ेगा। कोई वकील हायर करेगा तो 50-60 हजार रुपए से कम का कोई उसको वकील नहीं मिलेगा। तो मरता क्या ना करता, वो 70,000 रुपए जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर उसको पता है कि अगर मैंने जमा नहीं कराए तो मेरे को फिर आगे देने पड़ जाएंगे, या तो वकील को देने पड़ जाएंगे या फिर मेरे को कोर्ट को देने पड़ जाएंगे। तो इसमें किस बिजनेसमैन के पास क्या रेमेडी है? जब अगर फॉर एग्जांपल वो अपील जीत जाता है, तो क्या उसको मॉनेटरी बेनिफिट फिर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या वो खर्चा उसको वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दिस इज द 10th हरासमेंट, टाइप ऑफ हरासमेंट, जिसमें स्मॉल बिजनेसमैन फंसता है, जिसकी कोई 50,000 या 1 लाख की डिमांड होती है, जो कि अननेसेसरी बनाई गई होती है। सिर्फ डिफरेंस आ रहा है आपका, तो आपकी लाइबिलिटी बना दी। पर अगर वो डिफरेंस जस्टिफाइड है, बोनाफाइड है, डिपार्टमेंट बिजनेसमैन उसको सही से टैकल कर रहा है, आंसर दे रहा है उसका, फिर भी उसका ऑर्डर हो जाता है और उसको अपील में जाना पड़ता है, तो अगर अपील में वो जीत जाता है तो लेकिन उसका खर्चा तो लग गया ना। 1 लाख रुपए के बचाने के लिए उसको 50,000, 60,000, 70,000 खर्चने पड़ गए, तो उसका फिर फायदा क्या हुआ? उस जस्टिस का उसको क्या बेनिफिट मिला, जिसमें वो 1 लाख रुपए के लिए लड़ रहे, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं, पर 70,000 रुपए उसकी जेब से खर्चा लग गया। ये केस लो इसके ऊपर है। तो हम ये बेसिकली, दीज आर नॉट ओनली एग्जॉस्टिव लिस्ट, दीज आर द एग्जांपल्स जो कि हमको रैकरिंग नेचर में देखने को मिलेंगे। ऐसे 10 प्रकार के ये प्रॉब्लम्स थी जो बिजनेस जो है बिजनेसमैन जो है वो फेस कर रहा है। बोनाफाइड होने के जो नुकसान है उसको ये मिल रहे थे। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो जैसे हमने बोला कि रिटर्न कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ऑफिसर्स के ऊपर जो है टाइम लिमिट्स होना चाहिए, कि अगर आपने कोई केस इनिशिएट करा, कोई शोकोज इनिशिएट करा, तो 2-2 साल, 3-3 साल में जाके वो खत्म हो रहा है, उसको शॉर्ट टाइम ऑफ स्पेन में खत्म किया जाए। अकाउंटेबिलिटी इस चीज पर होनी चाहिए कि अगर ऑफिसर की बाद में प्रक्रिया गलत पाई जाती है या पता लगता है कि उसने
लॉफुली काम नहीं किया, अनलॉफुली किए तो ऑफिसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जानी चाहिए। बोनाफाइड बायर्स के लिए आईटीसी का प्रोटेक्शन होना चाहिए। प्रोसीडिंग्स का वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि कोई किसी से बदतमीजी ना करे। वी फेस कि जब भी कोई बिजनेसमैन डिपार्टमेंट जाता है तो कई बार सुनने में आता है कि डिपार्टमेंट अच्छे से बिहेव नहीं करता, फिर किसी प्रोफेशनल को जाना पड़ता है, बाद में उसका संज्ञान लेना पड़ता है, तो जब जाकर के जो है उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाता है। लीगल लिटरेसी बिजनेसमैन को होनी चाहिए, उनको पता लगना चाहिए। ठीक है, करप्ट ऑफिसर्स जो है उनके खिलाफ में स्ट्रॉन्ग एक्शंस होना चाहिए। यही सब जो है एक तरीका है जिससे जीएसटी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। हर महीने जीएसटी का जो कलेक्शन है वो पिछले महीने के रिकॉर्ड्स को तोड़ता है, ये हम सब देखते हैं। इसका मतलब ये है कि बिजनेसमैन इज फॉलोइंग जीएसटी रूल्स। समटाइम्स कुछ प्रोविजंस प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन के बीच में ठीक से कम्युनिकेट ना होने के कारण या टाइमली कम्युनिकेट ना होने के कारण बिजनेसमैन के रह जाते हैं फॉलो करने। बट दिस इज वेरी क्लियर, पता लगता है कि क्या उसने इंटेंशनली गलत किया होगा क्या नहीं। इन दोनों के बीच में एक थिन लाइन है, अगर डिपार्टमेंट उसको क्रॉस कर देता है तो जस्टिस जो है वो इनजस्टिस में बदल सकता है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए आज के टाइम की ये 10 समस्याएं जो रैकरिंग नेचर की है हमने इस वीडियो में बताई है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर सरकार को भी कुछ ना कुछ अपने एक्शंस में परिवर्तन लाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कैसे आए किसी भी काम के अंदर, उस चीज को फोकस करके जो है हमें जीएसटी को आगे लेके चलना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस पर जो है एक अच्छी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू स्टेला। Thanks a lot, sir, to explain very well the topic and also giving a valuable time and joining us. Hope those who are watching us they understood very well. And if you have guys any doubts, so you guys can drop your question in our Yes. comment section, and definitely we will reply you. So thank you so much again, see you, sir, Mohit sir. Thank you. Okay.